हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन मेथड हम ऑलरेडी अच्छी तरह से कर चुके हैं, लेकिन ये आखिरकार मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन मेथड क्या चीज़ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हालांकि इस मेथड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हम इसका सारा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। इन एडिशन टू दैट, जो इसकी थियरी है वो भी हम सारी की सारी पढ़ेंगे, राइट। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, भाई नॉर्मल रिवैल्यूएशन मेथड से आखिरकार ये कैसे डिफरेंट है, पहला सवाल ही आता है, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने एक बैलेंस शीट दी हुई है और कहा कि जी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड बनाइए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो भाई आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारे पास ये एसेट्स गिवन है, दूसरी तरफ हमारे पास ये लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स की ए और बी, और एक नया पार्टनर आ जाता है। ये नया पार्टनर आ जाता है सी, एंड ही इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ही हैज टू ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए आएगा। पुराने वाले पार्टनर्स की शेयरिंग रेशियो तो दी नहीं हुई, दैट मीन्स इट इज इक्वल। सो 1:1 में वो ऑलरेडी पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर। और ये कहा गया कि जी आप प्रोविजन बनाइए 2000 के आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का, रिवैल्यूएशन में एंट्री जाती है नॉर्मली जैसे होता है, पहले वो डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद लिखा जी प्रोविजन बनाइए डाउटफुल डेट्स पर 5% का, ठीक है जी बना देंगे। स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, डेप्रिशिएट करना बाय 10% एंड 20%। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू जिसकी 5000 थी वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना है, दैट वाज नॉट टेकन into account earlier, now we are going to take into account। प्लांट एंड मशीनरी को 50,000 का वैल्यूएशन किया और लैंड एंड बिल्डिंग को 1,50,000 का वैल्यूएशन किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हम इसका काम करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। आइए ज़रा कुछ शीट्स ऐड कर लेते हैं, इसकी थियरी बाद में पढ़ेंगे सारी की सारी, जो मैं प्रैक्टिकल आपको करवा दूंगा वो सारा का सारा इसी में ही आपका कवर हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर मुझसे कोई कहे कि भाई साहब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहला काम तो आप यही कर लीजिए कि एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल वही रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने पहले सीखा है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। वो सब काम यहाँ पर हमें करना ही होगा, ठीक है कि नहीं। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड में भी वो काम निहायत ही ज़रूरी है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आज प्रोफॉर्मा मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं हाथ से ही बना लेता हूँ भाई, थोड़ी बहुत लाइंस जो हैं इधर उधर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, लेकिन मेरे भाई इसके आगे हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख देंगे बाद में, मेमोरेंडम वर्ड। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले यहाँ पर हम एक बार जो पहले काम करते चले आए हैं वहाँ तक तो करना ही करना है। इसमें इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी, इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी ये काम करना है, ठीक है। अब इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इसका पर्पस क्या है, ये सब बातें आपको थोड़ी देर में पता लगेंगी। फिलहाल एक काम करेंगे कि भाई जो पहले करते आए हैं लेट अस डू दैट फर्स्ट, राइट। थोड़ी सी से सीधी लाइन बनाने का प्रयास कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें देखना क्या भाई कि ज़रा बताओ कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या है। देखा जी 2000 के आउटस्टैंडिंग ये प्रोविजन का एक ये अमाउंट जो है, हमें 2000 का रिपेयर बिल बनाना है, एक तरह से रिपेयर बिल के लिए आउटस्टैंडिंग है ये, और इसका प्रोविजन बनाना है। दैट मीन्स एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होती थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता है जी। हमने ये 2000 मेरे दोस्तों लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही करते चले आ रहे हैं। अगला हमारे सामने दिया है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%। तो चलिए भैया, डेटर्स का 5%, ये रहे डेटर्स आपके 30,000, इसका 5% कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1500 रुपये। जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो लीजिए प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स हमने बना दिया 1500 रुपये, ये लीजिए, ये भी लिख दिया, करेक्ट। अब चलते हैं आगे। अगले पॉइंट पर हमारे सामने लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस। स्टॉक की भी रिड्यूस करनी है 10% से और फर्नीचर की रिड्यूस करनी है 20% से। वाई? बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा गया है यहाँ पर। तो 10% हमने वैल्यू रिड्यूस करनी है स्टॉक की, 20% वैल्यू रिड्यूस करनी है फर्नीचर की। तो आइए ज़रा इसको देखें। स्टॉक की 10% से वैल्यू, यानी इस 20% का, 20,000 का 10% 2,000 हो गया। आइए पहले इसका काम कर दें। सो टू स्टॉक 2,000 रुपये से रिड्यूस हो गया, लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब उससे अगली कहानी आएगी, फर्नीचर को भी हमने रिड्यूस करना है, तो भैया टू फर्नीचर अकाउंट। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? अब इसके बाद चले तो आगे क्या नजर आया कि उसको तो हमने 20% से रिड्यूस करना है। फर्नीचर है 10,000 का, भैया इसको 20% से रिड्यूस करोगे तो अगेन 2,000 का ही अमाउंट आ गया। से यस और नो? तो लीजिए मैंने ये 2,000 यहाँ पर लिख डाला। अब चलते हैं अपनी अगली सिचुएशन पर, और लिखा है कि जी इन्वेस्टमेंट थी 5,000 की मार्केट वैल्यू थी जिसकी, हमने अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। तो चलो मेरे भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने का समय आ गया है। 5,000 के एक इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ने वाली है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रीवैल्यूएशन को हमने यहाँ क्रिएट किया। सो वी आर गोइंग टू राइट बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। और ये 5,000 से हमने दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिया। अब चलते हैं अगली सिचुएशन पर, जो कहती है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी का अब वैल्यूएशन हो गया 50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन हो गया 1,50,000, ठीक है। तो देखते हैं पहले इनका वैल्यूएशन क्या था। देखा तो भाई सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी की बात थी, 60,000 की थी, वो रह गई कितने की? ये देखिए वो रह गई 50,000 की, यानी 10,000 का रिडक्शन हो गया। सो लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 10,000 का रिडक्शन आ गया दोस्तों। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 हो गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो देखते हैं एसेट की वैल्यू यहाँ पर कितने दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 था, अब वो मेरे दोस्तों हो गया 1,50,000, यानी 50,000 से इंक्रीमेंट आ गया तो एसेट बढ़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो वी विल राइट व्हाट? बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 50,000 का फायदा हो गया दोस्तों, बोलो यस और नो? ठीक बात है कि नहीं? 50,000 का हमारे पास यहाँ पर फायदा नजर आ रहा है। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो अब करना क्या है, नॉर्मली जैसे हम करते आते हैं, हम प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं, और उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट भी देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर भी वही करना है। जरा देखिए, जरा इसका टोटल आता है कितना? 55,000। 55,000 इज द अमाउंट। ये 55,000 आ गया मेरे दोस्तों। अब इसके बाद मुझे इसको बांटना है टू प्रॉफिट। ये क्या, कौन सा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है? ट्रांसफर किस में किया जाएगा? ए और बी में, उनकी ओल्ड रेशो में। ठीक बात है कि नहीं? ओल्ड रेशो यहाँ 1:1 है। सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट कि भाई आखिरकार ये प्रॉफिट कितना हुआ। तो 2,000, 4, 6, 16,000 और ये कितना आ गया? 17,500। ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 17,500। तो एक बार चेक कर लें भाई कि हमने सब कुछ ठीक किया कि नहीं। प्रोविजन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल क्रिएट कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर दिए, स्टॉक और फर्नीचर दोनों को हमने रिड्यूस किया है, प्लांट एंड मशीनरी को हमने रिड्यूस किया ना, यस रिड्यूस किया, लैंड बिल्डिंग को बढ़ाया है, और हमने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट थी उसको रिकॉर्ड कर लिया है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। 55,000 में से सभी माइनस कर दो, कितना आ गया? 16 और एक 17,500। अब 17,500 तो माइनस किया, इसमें कितना आ गया भैया? 15 किया तो 38,500 आ गया मेरे दोस्तों। करेक्ट और नॉट? ज़रा इसकी कहो तो कैलकुलेशन कंफर्म कर लेता हूँ, बिकॉज इसके बाद ये कैलकुलेशन और आगे बढ़नी है और हमें इसको इंश्योर करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया 55,000 माइनस 17,500। 17,500 था ये, देखो 38 लिख दिया था। इट शुड हैव बीन 37,500।
अब डिवाइडेड बाय 2, 18,750 मेरे भाई ए को मिलेगा, 18,750 बी को मिलेगा, करेक्ट। नॉर्मली यही होता, लेकिन मेरे भाई यहां तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब ध्यान से सुन लो, इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या है। ये अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म नहीं हुआ, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। और अब क्या किया जाएगा कि जितनी भी हमने ये वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज की है, इन सब की रिवर्स एंट्री पास की जाएगी। आप कहोगे सर ये क्या बेवकूफ़ी है जी, पहले आपने उसको कहा जी आप इसको रिवैल्यूएशन कर लो, रिवैल्यूएशन करने के बाद अब आप ये कह रहे हो कि इसके रिवैल्यूएशन की रिवर्स एंट्रीज कर दो सारी, यानी जिन एसेट को लायबिलिटी को बढ़ाया था उसे घटा दो, जिस एसेट लायबिलिटी को घटाया था उसे बढ़ा दो। हाँ, ऐसा ही करना है। फर्क कितना होगा, पहले रिवर्स करेंगे उसे। अब आप कहोगे ऐसा करेंगे तो सर उसका जो इंक्रीमेंट का था, जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट था, वो तो जीरो हो जाएगा। जी हाँ, हमें उसी को करना है, जीरो को। तो फिर भाई ये किया क्यों था? अगर आपको उसका इंपैक्ट जीरो ही करना था, जीरो ही करना था, तो फिर ये किया ही क्यों आखिरकार? फर्क मेरे दोस्तों ये होगा कि यहां पर जो ये प्रॉफिट है, ये किस में बढ़ गया है? ए और बी में, करेक्ट। ए और बी में एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अब ये है कि जितना भी यहां पर अब ये रिवर्सल होगा, तो इतने ही अमाउंट का हमारा लॉस आना चाहिए। जो इस केस में प्रॉफिट आ रहा है, वो सारी की सारी एंट्रीज को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में, तो वो लॉस आएगा, बिल्कुल लॉस आएगा। और वो लॉस किस में बटेगा जानते हो? सारे के सारे पार्टनर्स में, यानी नई फर्म में जो उनकी रेशो होगी उन लोगों में बटेगा ये। जी हाँ, उन लोगों में ये बट जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर जी इसका फायदा क्या हुआ? बस जैसे ही मैं इसको फिनिश करता हूं, मैं आपको इसका फायदा दिखाऊंगा, राइट। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की है उन सबको रिवर्स कर दो। यानी हमने जो जर्नल एंट्री पास की कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, यही किया हमने कि नहीं किया? टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, इसको रिवर्स कर दो इसी अकाउंट में। और उसी तरीके से जो ये किया बाय इन्वेस्टमेंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी रिवर्स कर दो। इसका इंपैक्ट अभी दिखाता हूं मैं आपको, बस पहले इसको रिवर्स करने दो। और मैं आपको ये साफ बात बता दूं कि ये अकाउंट अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू हो रहा है मेरे दोस्तों। यहां पर आपने ऐसा नहीं करना कि इस अकाउंट को आपने बंद कर दिया, इसका इंपैक्ट आपको यहीं दिखाना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इसका इंपैक्ट आपको यहीं दिखाना है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको इसे करके दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले उस काम को रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो एंट्री जो हमने पास की है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब इसके लिए मुझे दोबारा ये सारी की सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको देखने की जरूरत तो नहीं है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एंट्री मैंने ऑलरेडी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में दिखा दी, मैं इसको रिवर्स करने वाला हूं, तो सीधा आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो डेबिट पे है वो यहाँ क्रेडिट पे आ जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। सर जी ये तो बताओ क्यों कर रहे हैं ये? अभी बताता हूं ना, सब्र करो ना, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। इसका इंपैक्ट जो फाइनल दिखेगा वो आपको मैं ऐसी चीज से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जो डेबिट था मैंने इसको भी क्रेडिट कर दिया। उसके बाद ये स्टॉक जो था इसे 2000 से क्रेडिट कर दिया, लो जी लो, बाय स्टॉक लिख दिया मैंने 2000 से। फिर बाय फर्नीचर भी मैंने लिख डाला, बाय फर्नीचर भी लिख डाला, लो जी लो 2000 से, इसको भी रिवर्स कर दिया। बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से, इसको भी क्रेडिट कर दिया। यहां तक काम हो गया। ये प्रॉफिट को मत कर देना, ये जर्नल एंट्री नहीं करनी, ठीक है। इसी से तो हमारा नेट इम्पैक्ट नजर आएगा, इसको मत कर देना रिवर्स, कहीं सब उल्टा पुल्टा हो जाए। सो ये जो बाय इन्वेस्टमेंट और टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है इसको रिवर्स करेंगे। सो टू इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए, टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपए। अब जो पहले हमें मेरे दोस्तों
प्रॉफिट नजर आ रहा था, क्या अब आपको उतने ही अमाउंट का लॉस नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? इनका टोटल किया ना 5,000 और 50,000 तो 55,000 आ गया। और इधर क्या आ गया? बाय लॉस ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये किस में डिस्ट्रीब्यूटर है भैया? ये ए, बी और सी सब में उनकी न्यू रेशो में बटेगा। जब आप इनका डिवीजन कर लोगे ना, फिर वही आएगा 37,500। देखोगे तो यही तो निकल के आएगा, इसमें कोई अंतर थोड़ी आएगा कैलकुलेशन में। लेकिन इस बार ये लॉस है माय डियर फ्रेंड्स। दिस 37,500 इज लॉस फॉर अस। अब भैया जब इनमें बांटेंगे तो 1:1:1 रेशो आ गई नहीं, क्योंकि 1/3 शेयर के लिए आया। ये सारी कैलकुलेशंस आप जानते हो, है ना, मैंने सब सिखाई हुई हैं। तो नया पार्टनर अगर 1:1 के लिए और नया ओल्ड पार्टनर्स ए और बी की रेशो 1:1 है, नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, तो जब नई रेशो कैलकुलेट करोगे तो 1:1:1 आएगी। अब ये 37,500 37,500 आया था, हम इसे तीनों पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देते हैं। ये आपका बन गया पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर आप ध्यान से देखा जाए कि एसेट को मैंने जिस वैल्यू से बढ़ाया था, ध्यान से देखना, अभी इसका इंपैक्ट बता रहा हूं। एसेट को मैंने जिस वैल्यू से 5,000 से बढ़ाया था, उतने से ही मैंने इसी अकाउंट में घटा भी दिया। तो क्या बैलेंस शीट में उस वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई अंतर आएगा? नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले 50,000 थी, पहले 1,00,000 थी, उसको 1,50,000 बनाया हमने यहाँ पर, उसको बढ़ाकर घटा भी दिया, तो क्या कोई अंतर आया? नहीं आया। यानी जो भी पुरानी वैल्यूज पड़ी हुई थी वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे कुछ भी हो, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन उनका नेट इंपैक्ट जरा एक बार देखो तो आपको मजा आ जाए, आनंद आ जाएगा। और ये आप देखो जरा ध्यान से भाई कि इस बार इस सिचुएशन में जो पहले वाले प्रॉफिट थे वो तो बट गए भैया, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। और उसी चीज का जो हमने रिवर्स करके लॉस निकाला, ये ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में बट गए। मेमोरेंडम का इंपैक्ट ही यही होता है कि आपने जो एक प्रॉफिट था वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांटा। ठीक है कि नहीं? अगर लॉस आता पुराने वाले में तो नए वाले में प्रॉफिट होता, डेफिनेटली रिवर्स होता। लेकिन इस केस की बात कर रहा हूं कि पहले प्रॉफिट आया तो आपने ए और बी में, हाँ जी, 37,500 डिवाइड बाय 2 करके 18,750 आपने इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था कि नहीं कर दिया था? बिल्कुल कर दिया था भाई साहब, बिल्कुल कर दिया था आपने इसे। ठीक है ना? 18,750 से आपने इसे क्रेडिट कर दिया था। और उसके बाद ये तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो था, ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का पार्ट 1 था, ऐसे ही किया था आपने। अब मैं आता हूं दोस्तों मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन के पार्ट 2 पर, जिसमें हमने उस सारी की सारी एंट्री को जब रिवर्स किया तो उसमें लॉस आ गया। इस लॉस को हमने ऑल पार्टनर्स में बांटा और वो भी न्यू रेशो में बांटा। न्यू रेशो में बांटने पर ए बी के साथ इस बार सी भी ऐड हो गया। और जब लॉस बटेगा जाहिर सी बात है भैया, उसके अंदर किस रेशो में आएगा? वो उनकी इक्वल रेशो में। और जब लॉस आएगा तो भैया इनके सबके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। सही है और नो? और कितने अमाउंट से डेबिट हुए दैट यू कैन सी हियर, 12,500, 12,500 और 12,500। तो लो जी लो, लिख दिया मैंने 12,500 डेबिट, 12,500 डेबिट, 12,500 डेबिट। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 1 का पार्ट था, उसने जो वो पहले प्रॉफिट दिखाया था, MR1 वाले ने जो प्रॉफिट दिखाया था, वो प्रॉफिट तो मेरे दोस्तों आपने ए और बी में उनको 18,750 18,750 से क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब आप दूसरी सिचुएशन में आए, जब उसके पार्ट 2 पर आए, आपने वही एंट्रीज रिवर्स कर दी और आपके सामने यहां पर लॉस नजर आया। आपने इसे ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट दिया। मैं फिर वही सवाल करूंगा कि भैया बता तो दो कि आखिरकार कैसा किया। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। 12,500, 12,500 और 12,500 का आपको यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स,
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। इसका नेट इम्पैक्ट ये हुआ कि ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ, बी का अकाउंट भी क्रेडिट हुआ, सी का अकाउंट ये डेबिट हुआ। नेट अकाउंट 12,500 से ये डेबिट हुआ। बी का अकाउंट 18,750 में से ज़रा 12,500 माइनस करिए तो आपको नज़र आएगा कि ये 6,250 से क्रेडिट हुआ और ये भी 6,250 से क्रेडिट हुआ। और जब मैं इस नेट इफेक्ट की जर्नल एंट्री आपके सामने करूंगा तो आपके दिमाग में एक ज़बरदस्त चीज़ आएगी, गुडविल की एंट्री लेकर के। आपको याद होगा कि हम जब भी नया पार्टनर हमारा आता है, हम कहते हैं भाई गुडविल का हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है, तो वो नए पार्टनर्स के लिए, जो पुराने पार्टनर्स है वो नए पार्टनर के लिए अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करते हैं और उसी सैक्रिफाइसिंग रेशो में उस व्यक्ति के द्वारा लाया गया गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि यही सिस्टम अगर मुझे यहां पर करना हो, एसेट और लायबिलिटी की जो सिचुएशन थी वो सेम रहेगी और जो वो नेट इम्पैक्ट था, वो जो नेट इम्पैक्ट है वो यहां पर आपने कैसे कर लिया। देखो जरा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आप ये सारे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से बच सकते हैं। मेमोरेंडम का बस टोटल निकाल लो प्लस माइनस, और नए पार्टनर से लेकर के पुराने पार्टनर्स को आप दे दीजिए उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आई भैया? क्या हमने यहां पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल किया? इनडायरेक्टली यहां पर भी वही इस्तेमाल हो गया माय डियर फ्रेंड्स। हमने सी की कैपिटल को यहां पर कर दिया था डेबिट 12,500 से। यू कैन चेक दैट नेट इफेक्ट, यू कैन हैव अ लुक एट इट। यहां पर हुआ क्या है, ये 12,500 से डेबिट हो गया। हमने यहां देखो 12,500 से डेबिट किया है और ए और बी के हमने अकाउंट्स को 6,250 से ईच से क्रेडिट किया है। ये भी चेक कर लीजिए आप। ये देखिए 6,250 से ए को क्रेडिट किया, 6,250 से बी को क्रेडिट किया। तो भैया दोनों के हमने यहां पर क्रेडिट भी लिख दिया अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखो कि जो काम पहले ओल्ड रेशो में हुआ उसमें से हमने माइनस कर दिया न्यू रेशो का काम, तो भैया नेट इफेक्ट किस रेशो में निकला? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, करेक्ट और नॉट? तो आप देखोगे कि इस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकल के आएगी वो 1:1 ही निकल के आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। सो ये है माय डियर फ्रेंड्स एडजस्टमेंट एंट्री। इस एक ही नेट इफेक्ट से सारा का सारा काम हो गया और हमें अपने पूरे के पूरे जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू आनी थी उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यही कहता है भैया कि अगर नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट होता तो यहीं तक कहानी खत्म हो जाती। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो यहाँ पर ये एंट्रीज की थी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक वगैरह, इन सबको रिवर्स कर दिया और वो जो वहाँ डेबिट में था मेरे दोस्तों, वे सब चीज़ें आपको यहाँ क्रेडिट में नज़र आ रही हैं और जो वहाँ डेबिट में थी वो वहाँ क्रेडिट में थी, यहाँ डेबिट में नज़र आ रही हैं। नेट इम्पैक्ट यही हुआ कि इस बार आपके सामने मेरे दोस्तों ये ऊपर वाला प्रॉफिट यहाँ लॉस बन के आ गया। ये लॉस हमने जो बांटा है ये हमने न्यू रेशो में बांटा है, ये न्यू रेशो में बांटा है दोस्तों, ए बी और सी में। और यहीं से पता लग गया कि सी ने जब इस लॉस को बियर किया तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब ये हुआ कि एसेट की और लायबिलिटी की वैल्यू सेम रखकर हमने केवल उनकी नेट एडजस्टमेंट कर ली। नेट एडजस्टमेंट इसलिए की क्योंकि रिवैल्यूएशन का रीजन मैंने आपको बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं भैया, नए पार्टनर के आने से पहले जो हमने एसेट वगैरह क्रिएट किए हैं अगर उसमें कोई फायदा होता है तो भी हमें मिलना चाहिए पुराने पार्टनर्स को, अगर उसमें कोई लॉस होता है तो भी हमें बियर करना पड़ता है, करेक्ट और नॉट? तो यहां पर क्या किया जा रहा है और फिर उसके बाद हम एसेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं या एसेट की वैल्यू को घटा देते हैं और लायबिलिटी की वैल्यू को भी घटा देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसे ही तो होता है रिवैल्यूएशन में, नई वैल्यूज आती हैं लेकिन यहाँ हमें नई वैल्यूज नहीं लिखनी, हमने उसकी केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके सारा का सारा काम निपटा दिया। सो यू कैन सी हियर कि इस रिवैल्यूएशन का हमने किया क्या।
अगर मान लीजिए पहले इस प्रॉफिट की जगह लॉस आता, इस प्रॉफिट की जगह लॉस आता, और जब हम उसको रिवर्स करते तो भैया जाहिर सी बात है रिवर्स करने के बाद यहां वो प्रॉफिट बन जाता। तो ऐसे केस में लॉस जो है वो बियर करते ए और बी, और ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या हो जाता, यहां पर जो प्रॉफिट आता वो सारे के सारे पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशो में बढ़ता, सारे के सारे पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशो में बढ़ जाता वो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में वही एंट्री यहां पर रिवर्स हो जाती है। सो कहने का मकसद केवल इतना होगा कि जब भी इस तरीके से आप कभी करना चाहोगे, आप नहीं चाहते कि मैं रिवाइज्ड वैल्यूज को, ना तो ओल्ड पार्टनर चाहते हैं और ना ही न्यू पार्टनर चाहते हैं। क्या वर्ड्स बोले मैंने? ना तो ओल्ड पार्टनर्स ही चाहते हैं और ना ही न्यू पार्टनर्स चाहते हैं कि वो नई वैल्यूज को, अपने एसेट और लायबिलिटीज की रीवैल्यूड फिगर्स को वो अपनी नई बैलेंस शीट में दिखाएं। तो जब सारे के सारे इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि जी ठीक है पुरानी वैल्यूज ही दिखा लो, लेकिन पुराने पार्टनर उस टाइम क्या बोलेंगे कि जी वैल्यू तो बढ़ गई है, अगर वैल्यू बढ़ गई है तो हमें उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, या नया पार्टनर बोलेगा जी वैल्यू घट गई है तो उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट के लिए जो एंट्री है वो हमेशा एक ही होती है, जो गेन करेगा उससे ले लो, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे दे दो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसी चीज को हमने यहाँ पर किया है। अब मैं आपको इसकी सारी की सारी ये थियरी करवाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि अब न्यूमेरिकल तो कर लिया आपने, अब इसी चीज को आप देखोगे कि आपके सामने यही सेम चीज अगर थियरी बन के आ गई तो कैसे जवाब दिया जाएगा, आइए देखें। सो व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, हमारा टारगेट यही है। समटाइम्स ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर may agree to keep the assets and liabilities at the old values even when they agree to revalue them. Revaluation जरूर होगा, उसका नेट इम्पैक्ट भी निकाला जाएगा, लेकिन वो जो रीवैल्यूड फिगर्स हैं उनको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? वो चाहते हैं कि भैया जैसी पुरानी फिगर्स चली आ रही हैं वो चलने दो, अगर आप रीवैल्यू करना भी चाहते हो उसको रफ में कर लो, रीवैल्यूएशन का नेट निकाल दो, प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, और उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके जो भी गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग को दे देगा। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट यही एंट्री पास कर दो उसका नेट इंपैक्ट निकाल के, यानी यही एंट्री पास करो, फिर मेमोरेंडम बनाने की जरूरत नहीं है। यह है तरीका नंबर 2। अगर आपने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली ना, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी ये प्लस माइनस के अमाउंट्स थे ना, आपने उसका नेट इंपैक्ट पहले ही निकाल लिया। लेकिन अगर यही चीज आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के जरिए करना चाहो तो उसके फिर ये स्टेप्स हैं। पहले हिस्से में नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दूसरे हिस्से में उसको रिवर्स किया जाएगा। पहले हिस्से में नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस तरीके से प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते थे, यहां पर भी वही होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, दूसरे हिस्से में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो नए पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट दिया जाएगा। करेक्ट? इंपैक्ट मैंने आपको इसका बता दिया क्या है। सो अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के जरिए करना हो तो भैया कैसे करेंगे, आइए देखें। To record these memorandum revaluation account is opened and this account is divided into 2 parts. पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। In the first part, the entries for the revaluation of asset and liabilities are made in the usual way as explained earlier. ठीक है? No record for revaluation of asset and liabilities made through their respective ledger account. हमने कोई लेजर में नहीं डालना, यानी लेजर की वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, हमने केवल मेमोरेंडम में ही लिखना है। अदरवाइज तो जर्नल एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग अकाउंट के लेजर में भी जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते जाते साथ साथ बिल्डिंग में भी तो डेबिट होगा, और बिल्डिंग में डेबिट हो गया तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ जाएगी। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप उसे मेमोरेंडम में डाल लो, लेकिन जो भी एसेट या लायबिलिटीज के उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं उसमें अभी मत डालो, क्योंकि अभी हमने इस मेमोरेंडम वाली एंट्रीज को रिवर्स करना है, ताकि इसका इंपैक्ट लेजर में जाए ही नहीं, एसेट या लायबिलिटी के लेजर में उसका इंपैक्ट जाएगा ही नहीं।
द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस इन द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस है फर्स्ट पार्ट में, उसका क्या किया जाएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। अब इसी बात को हमने क्योंकि सिंगल एंट्री में किया है, हमने लेजर में नहीं डाला, हमने केवल मेमोरेंडम में तो डाला है, बिल्डिंग अकाउंट में डाला नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ डाला ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी को कम किया ही नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का अकाउंट खोला ही नहीं, तो वो तो खोला ही नहीं। अगर वो नहीं खोला इसका मतलब केवल सिंगल एंट्री हुई अभी तक, तो उसकी डबल एंट्री भी होनी जरूरी है। भाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखो ना क्या क्या किया आपने, आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया, आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल भी किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लेजर में एंट्री नहीं करी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लेजर में एंट्री नहीं करी। स्टॉक को यहाँ कम किया लेकिन स्टॉक में एंट्री नहीं की, इसीलिए तो मेमोरेंडम बोल रहे हैं। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में जो चीज़ें ये डेबिट हो गई हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ये सब क्रेडिट हुए हैं, तो ये जो अकाउंट खुल गए हैं इनका दूसरा इम्पैक्ट, डबल एंट्री इम्पैक्ट भी तो डालना पड़ेगा, इसीलिए हम उसे रिवर्स कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे रिवर्स कर रहे हैं, राइट। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री, एंट्रीज मेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आर रिवर्स्ड, उसे रिवर्स कर दिया जाता है इन द सेकंड पार्ट, सो दैट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। देखो जो एसेट हमने पहले बढ़ाया वो घटा दिया यहाँ पर, जो एसेट घटाया उसे बढ़ा दिया, जो लायबिलिटी बढ़ाई ऊपर वो घटा दी यहाँ पर रिवर्स करते ही, और पहले जो ऊपर घटाई थी लायबिलिटी वो यहाँ बढ़ा दी, तो वो रिवर्स हो गई, यानी बैलेंस में लेजर में ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। करेक्ट। द बैलेंस ऑफ द सेकेंड पार्ट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ all the partners including the new partners and that should be done in their new profit sharing ratio। नए पार्टनर्स को भी बीच में ले लिया। Thus if there is profit in the first part, फर्स्ट में प्रॉफिट था तो भैया दूसरे में लॉस आएगा, जाहिर सी बात है, और पहले अगर लॉस था तो दूसरे में प्रॉफिट आएगा, ये बात सब जानते हैं आप। The only point to be remembered is that the result of the first part is shared by old partner in their old ratio, whereas the second part result is shared by all the partners in their new ratio। यही है सबसे बड़ी कहानी। और उसको बांटने के कारण हुआ क्या, पहले वाला हिस्सा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटा, चाहे वो प्रॉफिट था चाहे लॉस था, दूसरे वाला हिस्सा ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बटा, चाहे वो प्रॉफिट था या लॉस था, जो ऊपर आया उसका रिवर्स बटेगा, लेकिन उसका नेट इम्पैक्ट क्या आया, नेट इम्पैक्ट ये आया कि गेनिंग पार्टनर से लेके हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया, यही इम्पैक्ट आएगा। ऑल्टरनेटिवली पार्टनर्स में एग्री दैट रीवैल्यूड फिगर्स विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट एंड द एसेट एंड लायबिलिटी वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यू। ये तो हम बात कर ही रहे हैं। अब इसको जो है ये एक्चुअली इसे ना लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो इस हिस्से को मैं यहाँ से काट रहा हूँ। ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं, इसको लाइन को आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमने जर्नल एंट्री क्या पास की थी, ज़रा एक बार उन जर्नल एंट्रीज़ की बात कर ली जाए कि इसमें कैसे जर्नल एंट्रीज़ हमने पास की, यहाँ वो बताई जाएंगी बातें। करेक्ट। तो चलिए अब यहाँ पर आ गए हम। इन दिस केस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, पक्की बात है। एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी डेबिट, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखो वही लिखा है यहाँ पर, एसेट अकाउंट डेबिट अगर एसेट इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी डेबिट अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई, और इससे फ़ायदा होगा तो मेमोरेंडम को कर दिया क्रेडिट। ये हो गई जर्नल एंट्री नंबर 1 जो मैंने सिखाया था आपको। सिमिलरली अगर एसेट में डिक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ इंक्रीज आना चाहिए। अगर एसेट में डिक्रीज हुआ तो हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ तो हमने लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट कैसे कर दिया, डेबिट कर दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ये हो गई दूसरी एंट्री। और अब आपने क्या करना है, देखना है जी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने देखा क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, प्रॉफिट था, तो आपने उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। मेरे भाई अगर ये लॉस होता, डेबिट साइड ज्यादा होती, तब भी यही होता,
क्या करते आप, हम यही करते हैं मेरे भाई कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इस लॉस को बांट देते, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती। इसीलिए यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया गया। ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। इसके बाद का काम ये है कि ये कंप्लीट कर लिया प्रोसीजर, MR1 का पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, बोलो यस और नो, इट इज कंप्लीटेड। ये वाला जो लेवल है वो हमने यहाँ पर पूरा कर लिया, दिस इज डन। बात समझ में आ गई सबको या नहीं? अब चलेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट 2 की ओर। अब आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव प्रोसीजर रिवर्स एंट्रीज आर मेड। जैसे हमने क्या किया था, सबको रिवर्स किया था, ठीक है कि नहीं? जो इंक्रीज थे उसको डिक्रीज कर दिया, जो डिक्रीज थे उनको इंक्रीज करके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट आया तो न्यू पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट दिया। देख रहे हो ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। सो जर्नल एंट्रीज की क्या बनेगी रिवर्स करने के बाद? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ये तो प्रॉफिट हो गया। और अगर मेरे दोस्तों ये लॉस होता तो लॉस के केस में ऑल पार्टनर्स को हम डेबिट कर देते और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते। बस फर्क ये हुआ है किसमें हो रहा है, ये ऑल पार्टनर्स में हो रहा है और उनकी न्यू रेशो में हो रहा है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया अगर ये लॉस भी होता तो भी ऐसे ही होता, ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में। मैंने इसका नेट इंपैक्ट भी आपको बता दिया, ठीक बात है कि नहीं? दोबारा से वही सेम लाइन आने वाली है, एक पढ़ लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट if there is profit in the first half of memorandum revaluation account, in the latter half what happens? latter half में 100% loss ही होगा भाई, रिवर्स कर रहे हो। Conversely, if in the first half of memorandum revaluation account it shows a loss, then the latter half must show the profit. ये correct है, आगे चलते हैं। When a memorandum revaluation account is prepared, book values of the asset do not change। जाहिर सी बात है, हमने उसको हाथ ही नहीं लगाया, उस लेजर में तो हम गए ही नहीं। इन इफेक्ट रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, एडजस्ट हो गया थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको बताई थी, यही तो एडजस्टमेंट एंट्री थी। नेट एडजस्टमेंट, वो नेट इफेक्ट कैसे निकला था मैंने आपको एक एक चीज करके बताई है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों ने तो लाइन लिख दी है, बुक में तो भाई लाइन लिख के दिखा दी बस कि एडजस्ट हो गया, लेकिन कैसे हुआ मैंने आपको ये एडजस्टमेंट शो भी करके दिखाई है प्रैक्टिकली, करेक्ट? सो अब इसके बाद क्या होगा? इन दिस वे द अमाउंट इन्वेस्टेड एज कैपिटल बाय इनकमिंग पार्टनर मे बी सेट अ लेवल दैट रिफ्लेक्ट्स द करंट फेयर वैल्यू ऑफ पार्टनरशिप। एडजस्टमेंट हो गई है, हालांकि बुक वैल्यू ऑफ एसेट एग्जिस्टिंग में ही है, वो अनचेंज्ड है, लेकिन फिर भी उसके जो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नजर आ रहा है। बोलो यस और नो। इन केस पार्टनर डिजायर टू डिस्क्लोज द एसेट एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट एट ओल्ड फिगर्स विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन द चेंज दैट मे बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली। तो यानी अगर वो चाहें कि पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट हमें डायरेक्टली दिखाना है, तो मैंने जो आपको जर्नल एंट्री शो की थी, एक ही एंट्री पास कर दो, ये वाली यही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। यानी ये जो सारे के सारा इंक्रीज डिक्रीज है ना, उसका नेट अमाउंट ऐसे निकाल लो आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस अमाउंट्स निकाल लो, कितना प्लस कितना माइनस, कितना डेबिट कितना क्रेडिट, और हो गया काम। आर यू गेटिंग दिस? और हो गया काम, बिल्कुल इतना ही जो है आपने उसमें करना है। अब अगर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस देखना चाहोगे तो वो 2 मिनट का काम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाता है तो प्रॉफिट या लॉस जब भी निकलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में तो जाते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रा बताइए, क्या सीधा सीधा बैलेंस शीट में भी जाता है कि नहीं, बैलेंस शीट में रीवैल्यूड फिगर्स आती हैं कि नहीं, पहला पॉइंट वही है। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल एक ही पार्ट में होता है, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को आप 2 पार्ट में बांटते हो। फिर जो नेट रिजल्ट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो खाली ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हो आप, उसके आगे उसे कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन यहाँ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देने के बाद
आप वो सारे एसेट और लायबिलिटी का इफेक्ट रिवर्स करके कैंसिल करते हो और उसे न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट देते हो, ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट देते हो। यही 3 डिफरेंसेस हैं जो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों नजर आ रहे हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा काम जो आपने यहाँ रिवैल्यूएशन मेथड में देखा है, ये आपको ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 यहाँ क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है कि नहीं? मैं उन चीज़ों को एक बार आपके लिए मार्क कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी। सो देखिए, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम। पहला पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो P&L फाइंड आउट करते हैं रिवैल्यूएशन का, जो कि न्यू बैलेंस शीट में भी अपीयर करता है, जबकि मेमोरेंडम में न्यू बैलेंस शीट में कोई अपीयर नहीं करता। इसका नेट इम्पैक्ट एडजस्ट हो जाता है और बैलेंस शीट में हमेशा ओल्ड फिगर्स ही नज़र आती हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जी इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, जबकि मेमोरेंडम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहले वाले हिस्से के इम्पैक्ट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते हो और दूसरे वाले हिस्से को ऑल पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांटते हो। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कौन सा आ गया? द नेट रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का आएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट के काम खत्म हो जाता है। इसके बाद तो कुछ नहीं करते। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? पहले ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हो, सेकंड पार्ट में उस इम्पैक्ट को आप कैंसिल कर देते हो, ठीक है। तो जो बैलेंसेस हैं फर्स्ट पार्ट के दूसरे पार्ट में ले जाके ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में और सेकंड पार्ट के न्यू पार्टनर के न्यू रेशो में बांट देते हो। वही सेम बात जो है उन 3 लेवल पर इन्होंने डिवीजन आपको दिया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा काम हमारा यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से के हिसाब से ख़त्म होता है। अगर इसमें बैलेंस शीट बनानी पड़े तो इस बात को याद रखिएगा, बैलेंस शीट में वो जो अपडेटेड फिगर्स हैं, रीवैल्यूड फिगर्स हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में वो नहीं आती, क्योंकि जो भी उसके इंक्रीज डिक्रीज का इम्पैक्ट है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पहले ही एडजस्ट हो चुका है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं करते हैं समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।